चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके बारे में कल हमने कुछ कुछ तो देख लिया था। क्या क्या देख लिया था, मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लेता हूं। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? क्या होता है वेरिएबल? भाई, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको पेयर में क्यों सॉल्व करा। भाई, हम जैसे कि लीनियर इक्वेशन को तो अगर वन वेरिएबल की हो तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। फिर जब ये टू वेरिएबल में आई तो फिर हमें दो इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने कल देखा था। अच्छा, क्यों पड़ी जरूरत? अच्छा, उससे पहले वेरिएबल तो सबको समझ में आ गया था ना। कोई भी ऐसी चीज जो वेरी करती रहे वो क्या है? वेरिएबल। इक्वेशन कैसे बनती है? अगर किसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो तो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। लीनियर होगी या क्वाड्रेटिक होगी वो डिपेंड करता है पॉलिनोमियल की डिग्री पर। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद अगर वन वन डिग्री हुई तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? लीनियर। और लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में होती तो हम सॉल्व करना जानते हैं उसको। और अब आई हमारे पास में टू वेरिएबल में, और टू वेरिएबल में हमें पेयर में सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमेशा कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि दो अगर वेरिएबल है और इक्वेशन अगर आपके पास में एक है तो आप ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसीलिए उसके सॉल्यूशंस हमेशा कितने आते हैं? इनफाइनाइट। और हमें पता भी है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और लाइन किससे मिलकर बनती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनकर मिलती है। तो उससे भी दिखता है ग्राफ से कि उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब अगर जैसे कल हमने देखा कि दो, जैसे कि मैंने बोला था कि दो लोगों के पास में, एक के पास में x रुपए है, एक के पास में y रुपए है, दोनों के पास में मिलाकर मान लो लेट से 100 रुपीज है। ठीक है, तो क्या आप पर्टिकुलर दोनों बच्चों के या दोनों लड़कों के जो भी है उनके पैसे आप बता सकते हो उनके पास में कितने हैं? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं आपको एक कंडीशन और दे दूं कि x के पास जितने पैसे हैं वो y के पास जितने हैं उसका डबल है, या ऐसा कर लो 3 गुना, ठीक है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो इनका आंसर कितना आएगा? इसका 25 और ये 75। भाई, सॉल्व करोगे तो समझ में आता है। ये इजी इसीलिए लिया है कि डायरेक्ट विजुलाइज कर सको आप, फिर बाद में हम सॉल्व भी करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि अगर मुझे किन्हीं भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चरों वाली रेखिक समीकरण का हल निकालना है तो उसे हमेशा युग्म में यानी पेयर में सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें भी सॉल्यूशन की अलग अलग कंडीशन कल हमने देखी थी, सिर्फ ग्राफ के बेसिस पर। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? दो लाइंस अगर है तो दो लाइंस कैसी कैसी हो सकती है? दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग हो सकती है। कैसी हो सकती है? कोइंसिडेंट या क्या कह दो उसको, ओवरलैपिंग। यानी हिंदी में समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं होती। आता है समझ में? फिर कल हमने एक एक एग्जाम्पल भी लिया था उसका, और उसके ग्राफ बनाकर देखा भी था कि कैसे कैसे उसके सॉल्यूशंस हमारे पास में आते हैं। आई बात समझ में? यस। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने उनके ग्राफ जो देखे थे, अब इनके सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स से a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are two equations, two linear equations। मान लेते हैं कि हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और कोई भी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0।
तो एक पहली है इसीलिए A1 बोल दिया, B1 बोल दिया और C1, और दूसरी जो है वो इस तरीके से हमें दे रखी है। अब कल जो हमने ग्राफ बनाए थे कि दो पैरेलल लाइन बनी, दो इंटरसेक्टिंग लाइन बनी, दो ओवरलैपिंग लाइन बनी, तो वो मैंने एग्जांपल दिए थे, डायरेक्ट कैसे दे दिए। कल जो मैंने लिखे थे एग्जांपल, मुझे थोड़ी पता कि इसका कैसे पता चला कि वो लाइन पैरेलल बन जाएगी, वो लाइन इंटरसेक्टिंग बन जाएगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशंस होती है लिखना, सबसे पहले सॉल्यूशंस, देन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के होते हैं। अरे आवाज नहीं यार, क्या है बार बार। तो इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो किस किस तरीके से हो सकता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। अब हम इनके कोफिशिएंट्स के साथ में कुछ रिलेशन ऐसा देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि उनके सॉल्यूशंस किस किस टाइप से आ रहे हैं। अब इसको देखने से पहले मुझे कल जो ग्राफ देखे थे उसी से समझ में आ गया था कि किन्हीं भी दो लाइंस के जो सॉल्यूशन है वो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइंस जब इंटरसेक्ट करेगी तो कोई भी दो लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो उनका एक से ज्यादा कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसीलिए जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो उनका सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा, जब लाइंस पैरेलल हो, कैसी हो? समांतर, तो क्या होगा? दो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, और अगर लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो कभी भी उनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? कॉमन सॉल्यूशन नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सॉल्यूशंस कितने हुए? नो सॉल्यूशंस। और तीसरा बचता है कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग या संपाती रेखा है, तो उसमें क्या होता है, जितने इस लाइन के सॉल्यूशन सारे के सारे उस दूसरी लाइन के भी सॉल्यूशन है। और एक लाइन के अगर आप देखो, एक इक्वेशन अगर लीनियर देखो टू वेरिएबल में, तो उसके हमेशा कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। इसीलिए जब भी लाइन कोइंसिडेंट होगी तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये तीन ही कंडीशंस बनती है। और अब उनको कोफिशिएंट से हम कैसे देखेंगे? तो केस फर्स्ट है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा कि अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अच्छा, इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये इक्वेशन है तो यहां पर A1 और B1 जीरो कभी नहीं हो सकते। ये बात तो वैसे भी समझ में आती होगी, ठीक है। और A2 और B2 भी कभी जीरो, ये तो समझने वाली बात, क्योंकि अगर A2 B2 जीरो हो गए तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बन जाएगी, कोई भी एक जीरो हो गया तो ये तो हर किसी में हम लिख ही देते हैं, ठीक है। तो केस पहला क्या बना? केस फर्स्ट क्या बना कि अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, मतलब इसके x के कोफिशिएंट का इसके साथ जो रेशो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर अगर नहीं आता है तो फिर लाइंस हमेशा, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। लाइंस कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। और सॉल्यूशन कैसे होगा? यूनिक सॉल्यूशन। एक ही हल। कैसा हल?
ये दो बातें हमें याद रखनी है। क्या है कि अगर आपको दो इक्वेशंस एग्जाम में दी जाए और आपसे पूछा जाए, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किस टाइप के होंगे। ऑप्शन ए आपको दे दे कि यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी बोल देगा नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी बोल देगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, कुछ भी बोल देगा। तो आप देखकर कैसे बताओगे? तो आपका काम क्या होगा, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स का रेशियो हमें कंपेयर करना है। और किस तरीके से करना है कि अगर a1 अपॉन a2 पहले वाले दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो अगर इक्वल नहीं आता है तो लाइंस कैसी होगी, हमेशा इंटरसेक्टिंग, और दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात समझ में आती है। दूसरा केस क्या होगा, अब देखो पहले में स्टार्टिंग वाले दोनों बराबर, याद भी कैसे रख लेना, पहले में कुछ बराबर नहीं है। अब मैं एक बराबर कर देता हूं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हो गया कि पहले वाले दो का रेशियो तो बराबर है पर थर्ड वाले कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो उसके इक्वल नहीं है, देन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल यानी समांतर रेखाएं बनेगी। कैसी रेखाएं बनेगी, समांतर रेखाएं, यानी लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस। और जब भी लाइन पैरेलल बनेगी तो कभी भी उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसीलिए इनके सॉल्यूशन कैसा होता है, इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। चलिए लिख लिया ये, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, अब पहले दोनों रेशो बराबर नहीं थे, फिर पहले के दो बराबर, थर्ड बराबर नहीं, अब तीनों के तीनों रेशो बराबर। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस केस में जो लाइंस बनेगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग भी बोल सकते, संपाती रेखाएं, लाइंस कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, इंटरसेक्टिंग का केस कैसा दिखता है, कुछ ऐसा। ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन और ओवरलैपिंग में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कैसे सॉल्यूशंस होंगे, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपके एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो इसी पे बेस्ड आता है।
ठीक है, इसी पे बेस्ड आता है और इस पे बेस्ड कैसे कैसे सवाल आते हैं वो हम देखेंगे। नोट कर लिया सभी ने? कर लो, नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट सभी ने? यस। अब एक दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि आपसे एक दूसरा सवाल ये पूछ सकता है, क्वेश्चन यही देगा, इक्वेशन यही देगा, दो इक्वेशन आपको दे देगा। पहला सवाल तो वो क्या पूछ सकता है, बताओ इसके सॉल्यूशन किस तरीके के हैं, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट है कि यूनिक है। और सेकेंड टाइप का सवाल वो आपसे पूछ सकता है, बताओ इनका जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी संगत है या असंगत है, ये आपसे पूछ सकता है। अब इसमें याद क्या रखना है कि जिसमें कोई भी सॉल्यूशन होंगे, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो होंगे ही नहीं, और होंगे तो कैसे कैसे हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या तो एक या तो अनंत, दो तीन चार नहीं हो सकते। आई बात समझ में? क्लियर है? पक्का? तो आपसे अगर सवाल पूछता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो जिसमें कोई भी हल होंगे, मतलब कि ये वाला जो सिस्टम है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, संगत युग्म है। कैसा युग्म है? और इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा? असंगत युग्म। और जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है वो कैसा सिस्टम हो जाएगा? कंसिस्टेंट, क्योंकि उसमें सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो सिस्टम है कंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? इसको भी छाप लो। सिस्टम इज ठीक है, ये समझ में आता है? अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, आज ही करेंगे। आज क्वेश्चन कहाँ किए कुछ भी। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए हम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए, ये 3 क्वेश्चन है। हिंदी में चलिए ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया। करे सॉल्व आगे। चलिए एक बार देखना, अब आपसे एग्जाम में ये इस टाइप से सवाल पूछेगा कि स्टेट वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब आपको जो सिस्टम दी है, दो इक्वेशन है, पेयर दिए हैं, दो युग्म दिए हैं, इक्वेशन पेयर दिए हैं, तो आपसे पूछेगा बताओ इनके जो सॉल्यूशंस है वो किस टाइप के है। हम कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं? उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को एक बार निकाल लेंगे। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इस इक्वेशन में a1 अपॉन a2 कितना होगा? कितना होगा? 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 कितना होगा? 8 अपॉन। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, तो इसको चेक कर सकते, 4 के टेबल से कटेगा 2 अपॉन। अब देखना, पहले दोनों बराबर आ चुके हैं, पहले दोनों तो ऑटोमेटिक बराबर दिख रहे हैं मुझे। अब अगर ये दोनों बराबर है और लास्ट वाला इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा? चलिए एक बार C1 अपॉन C2 भी निकाल लेते हैं। C1 अपॉन C2 कितना होगा? 6 अपॉन 3 2 जाए 6, 3 3 जाए। अच्छा, इसमें तीनों रेशो बराबर आ गए तो लाइंस कैसी बनेगी? ओवरलैपिंग संपाती रेखाएं बनेगी। कैसी रेखाएं बनेगी? संपाती। तो हियर हम कैसे लिख देंगे इसको? हियर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है? सिस्टम इज, इट हैज, सबसे पहले ऐसा लिख देंगे। अच्छा, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? मैं सब लिख देता हूं। लाइंस कैसी होगी? लाइंस आर कोइंसिडेंट। दिस इंप्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और उससे सिस्टम कैसा हुआ? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अनंत। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो कर लोगे। सिर्फ याद क्या रखना है? कोफिशिएंट्स का रिलेशन कि किस किस टाइप से है। अगर पहले के दोनों रेशो बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, पहले वाले दो रेशो बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और तीनों के तीनों रेशो बराबर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम एग्जिस्ट, अरे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते तो सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। आई बात समझ में? ऐसे कैसे? सेकंड वाला निकालो, देखिए क्या आ रहा है फटाफट से। क्या आ रहा है? कैसे सॉल्यूशन आ रहे हैं? देखो, इसमें a1 अपॉन a2 क्या होगा? a1 अपॉन a2 क्या होगा बेटा? 3 अपॉन b1 अपॉन b2 क्या होगा? -2 अपॉन -3। तो ये तो कैंसिल हो गया।
अच्छा, पहले के दो ही बराबर नहीं आए तो हमें तो रुक जाना है भाई, क्योंकि पहले के दो बराबर नहीं आते, सिस्टम कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, यूनिक। अच्छा, हियर a1 upon a2 not equals to b1 upon, this implies lines are intersecting। लाइंस कैसी है, लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इन तीनों में से आपसे कुछ भी सवाल पूछ ले तो निकालना क्या होता है, अल्टीमेटली रेशियो, और रेशियो को क्या करना है, कंपेयर। और सबसे पहले ध्यान में रखना है कि पहले के दो रेशियो चेक करने, पहले के दो रेशियो बराबर नहीं आए तो आगे चेक ही नहीं करना है, ठीक है। सीधा ही क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। फिर पहले के दो बराबर आ जाते हैं तो तीसरा चेक करना पड़ेगा। कर लिया नोट सभी ने? थर्ड वाला सॉल्व करो, देखिए क्या आ रहा है। इस पे ज्यादा ऐसे हो जाए है ना, रिफ्लेक्शन। कहां से आता है ये? चलिए आगे बढ़े। हाँ, लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट वाले का क्या आ रहा है, सिस्टम कैसा आ रहा है। अच्छा, a1 upon a2 क्या आ रहा है थर्ड वाले में, आवाज में जिससे पूछो उससे। थर्ड वाले में a1/a2 क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, कितना आएगा, सही बोल रहा है, कितना आएगा बोल, नहीं बोला, मुझे ऐसा क्यों लगा तू बोल रहा है, बोलो कितना आएगा, a1/a2 निकाल के बता दो तो मैं मान जाऊं। 1/3, 1/3 कैसे हो जाएगा, कितना, 2/3 भी नहीं होगा, 3/2 भी कैसे हो जाएगा, अरे करो तो सही, डायरेक्ट हवा में तुक्के मार रहे हो, a1/a2 करो, अभी पता चल जाएगा। देखो इधर देखो, ये चीज नहीं आती, वैसे बहुत आसान है, आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं डिवाइड में, जब फ्रैक्शनों को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है। देखो कभी भी अगर कुछ ऐसा आपको दिखे कि मान लो लेट से a/b एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको डिवाइड किया है c/d से, मान लो a/b एक फ्रैक्शन है, उसको डिवाइड किया है c/d से, तो क्या लिख देते हैं उसको, ad/bc, ad/, ये ad और ये ad/bc। तो अब ये a1/a2 देखना, a1/a2 कितना आ रहा है, 2/3 ऐसा आ रहा है। अच्छा 2 तो फ्रैक्शन में लिखूं तो 2 को 2/1 लिख सकता हूं, a/b डिवाइडेड बाय c/d, ad/bc मतलब 2 into 2 डिवाइडेड बाय 3 into 1, कितना हो जाएगा, 4/, कितना हो जाएगा, 4/। तो याद रहना चाहिए ये रेसिप्रोकल होते हैं, क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल, कब, जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही b1/b2 क्या आ रहा है, b1/b2 क्या आ रहा है, 1/, तो कितना आ गया, माइनस का, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/, सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, यूनिक, सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट, लाइन कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। ये सब आप लिख लेना, ठीक है। फ्रैक्शन का डिवाइड तो अब तो आना चाहिए बेटा, बेसिक चीज है ये तो, है ना, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।
इसीलिए मैंने पूछा था, मैंने ये सवाल भी इसलिए दिया कि फ्रैक्शन नहीं आती होगी, कॉन्सेप्ट ये तो आता होगा। हाँ बेटा, तूने तो किया, तू तो होशियार आदमी। हाँ, जिगर जिगर सर कौन है? हाँ, मैथ्स के नए टीचर आए, वेरी गुड। हेवी है, हेवी है मतलब डराते हैं, तो डरना चाहिए टीचरों से, तो टीचरों से तो डरना चाहिए। हमारे टाइम पे तो खूब मारते थे टीचर, अब तो बंद कर दिया। पानी जा, भरते भी ले, थोड़ा पानी लेते भी आना। हाँ, सिखाता हूँ अभी। फोर नहीं आएगी, वही तो। सेवन, फोर निकाला है तूने, वो बात सही, पर फोर उसका आंसर नहीं है। समझाता हूं मैं, ठीक है। कहाँ गई ये? सामूहिक जलपान हेतु। चलो चलो, पानी लेते आना। हाँ, फोर निकाला है, वो सही निकाला है, पर फोर आंसर, पी की वैल्यू फोर नहीं हो सकती। आज चलो, आवाज नहीं आ बेटा, एक बच्चा शिफ्ट हो जाओ इधर, इधर हो जाते, पंखा उधर भी है पीछे। अरे पंखा उधर भी तो लगा रखा है, उस साइड बैठ। बैठ जाओ बेटा थोड़ी देर, वहां बैठ जाओ, बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर आती है हवा, दोनों उधर बैठ जाओ। उसमें क्या है, पढ़ना ही, कहीं भी बैठ के पढ़ना ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हो गया ब्रेक। चलिए ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक हमने क्या देखा कि इक्वेशन हमको दे रखी है, हम चेक करते थे कि उनके सॉल्यूशंस किस किस टाइप के हैं, सिस्टम कैसा है, लाइंस कैसी है, ये हम चेक करते थे। अब हमसे वो बोल रहा है कि सॉल्यूशन इस टाइप के है, पर इक्वेशन में कुछ आपसे पूछ लेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब आपको ये दो इक्वेशन का पेयर दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसका a1 क्या हो जाएगा, b1 और c1, यहां तक कोई दिक्कत? a2 b2 और c2, a2 b2 b2 c2 और, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपसे क्या बोलेगा, कहीं ना कहीं एक अननोन छोड़ देगा और आपसे बोलेगा कि सिचुएशन एक दे देगा कि बताओ के किस मान के लिए इसमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, बताओ के किस मान के लिए इसमें नो सॉल्यूशन हो जाए, ऐसे ही कितने के कौन से मान के लिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। करना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं भाई। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमें सिस्टम का, उसमें सॉरी सिस्टम के क्या, कोफिशिएंट के रेशियो का रिलेशन पता है मुझे क्या है। अगर सिस्टम कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें सिर्फ क्या देखना होता है कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना। ये बात समझ में आती? अच्छा, तो फिर a1 क्या है मेरा, बताना a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है और b2 क्या है, ऐसा है क्या? 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो p नॉट इक्वल्स टू, तो आंसर क्या आया मेरा, क्या आंसर आएगा, आंसर क्या हुआ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि p नॉट इक्वल्स टू 4 मेरा आंसर है? नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, p के कौन सी मान के लिए, मतलब p का मान तो बताना है, तो हम बता रहे हैं कि p नहीं हो सकता। क्या हो सकता है फिर? एनी रियल नंबर। भाई आंसर क्या होगा, एनी रियल नंबर, क्योंकि इस किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो रियल नंबर्स ही तो होते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही तो पॉइंट को शो करते हैं। और वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर्स, और कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस कौन सा नहीं हो सकता, 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, दिस इंप्लाइज p कैन बी एनी रियल नंबर other than 4 के अलावा p कोई भी रियल नंबर इसका आंसर हो सकता है। इसमें आप p की जगह 4 के अलावा कुछ भी पुट कर दो, हमेशा वो दो लाइंस कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, तो ये याद रखना है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं p बिलोंग्स टू r माइनस 1। क्यों? अब अभी तो करता हूँ, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, एक पीरियड तो ले लेना क्लास में। जब आपको ऐसा लगे कि आप कितना टाइम हो रहा है? हाँ 10-15 मिनट ले, 20 मिनट, आप 40 मिनट का आपका एक पीरियड आप भी ले लेना। इंग्लिश है नहीं, आज मैं खींच लेता हूँ। समझ में आया? आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो कोई नहीं। हाँ लिख लिया तो कोई, r-1 रियल नंबर के सेट में से एक हटा दो। अरे 1 क्या लिखा था मैंने, 4 लिखना चाहिए था, सॉरी वो गलती से लिख दिया था, r-4 होना चाहिए था, वो 1 लिख दिया, वैसे भी हटा दिया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आया ये?